हाँ जो लेट से जुड़े हैं आइए शुरू से कर देते हैं एक बार फिर से। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन तो सबके पास होगा टेस्ट वाला। क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द नॉर्मल लोड इज कॉल्ड, यानी कि वैसा बॉडी जो नॉर्मल लोड लगाने के बाद डिफॉर्म नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे रिजिड बॉडी जो है आपका लोड लगाने के बाद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन शो करता है। हम लोग जो इसका डिफिनेशन पढ़े थे, ए बॉडी विच विच शोज नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, ठीक ना, ए बॉडी विच शोज नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन अंडर द डिफॉर्मेशन अंडर द अप्लाइड लोड। अप्लाइड फोर्स लिखे होंगे वहां पे, तो फोर्स ही हमारा लोड होता है, अप्लाइड लोड या फोर्स, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी जैसे हमारा ए का ऑप्शन सी से सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलास्टिक बॉडी क्या होता है। इलास्टिक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी जैसे एक प्रॉपर्टी है कि किसी बॉडी को जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं ना तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक ना। लेकिन उसकी एक खासियत ये होती है कि जैसे ही आप लोड को हटा देते हैं तो वो अपना जो उसमें शेप में जो चेंजिंग होता है उसको रीगेन कर लेता है, अपना ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक बॉडी की होती है प्रॉपर्टी की से अगर आप उसमें चेंजिंग लाए, अगर उस पर लोड लगाए और उसमें चेंजिंग अगर आ गया तो परमानेंट चेंजिंग हो जाएगा, उसमें फिर रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बॉडी में होता है कि आप लोड लगाते हैं तो वो आपका डिफॉर्म कर जाता है, ठीक ना, यानी कि उसके शेप का जो साइज है ना वो इंक्रीज नहीं करता, बल्कि वो जैसे अपना शेप जो है चेंज कर लेता है, ठीक है। साइज इंक्रीज नहीं करता है, वो अपना शेप चेंज कर लेता है और फिर से वो अपने आप को रीगेन कर लेता है जब आप लोड हटा देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह का इलास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल होते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा कि फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड। ये भी सारे लोग बना लिए होंगे क्योंकि हम लोग इसका चर्चा हाल फिलहाल में किए हैं कि वैसे फोर्सेस जो अगर जिनका लाइन ऑफ एक्शन अगर कोई सिंगल पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट फोर्स सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक ना। जब सिंगल लाइन ऑफ एक्शन से अगर पास करता है बहुत सारे फोर्सेस तो ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम का एग्जांपल होता है हमारा, यानी कि बी ऑप्शन सेकंड नंबर क्वेश्चन का बी नंबर जो है आपका आंसर होगा कंकरेंट फोर्स सिस्टम। फिर थर्ड में है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन जो है स्केलर क्वांटिटी है। और ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ये होगा नहीं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तब फोर्स, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि तीनों के तीनों जैसे आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कोई है ही नहीं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो थर्ड नंबर का आपका हो जाएगा डी। फिर अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो उसमें कहता है कि सेंट्रॉयड ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। सेंट्रॉयड ऑफ अ सेमी सर्कल, ये लगभग सारे बच्चों को किया हुआ होगा कि इसका सेंट्रॉयड आपका कहाँ होता है, इसका सेंट्रॉयड कहाँ होता है। तो आपको पता है ये रेडियस अगर इसका आर है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे ये जो आपका सीजी होता है ये आपका होता है 4r/3 पाई होता है ना, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई डिस्टेंस ये आपका होता है सेंटर से, ठीक है। और अगर पूछेगा ऊपर से कितना होगा तो r-4r/3 पाई होता है। ये किसके लिए, तो ये आपका है सेमी सर्कल के लिए, किसके लिए है, तो सेमी सर्कल के लिए है, ठीक है। अगर यही कहता कि से आपका स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर के लिए जो होता है वो होता है 3r/8, 3r/8 होता है नीचे बेस से, और ऊपर से जो होता है वो आपका 5r/8 होता है, ठीक है, 5r/8 हो जाता है। तो ये आपका 4 का ऑप्शन सी नंबर जैसे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें तो 5 नंबर में कहता है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू द बॉडीज इन मोशन, यानी कि मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें जो है बॉडी मोशन में तो होता है लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स इज कॉल्ड, यानी कि हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं बट उसमें फोर्स को शामिल नहीं करते हैं। तो आप मैकेनिक्स को कैटेगराइज किए थे, तो जब मैकेनिक्स कैटेगराइज कर रहे थे तो वहां पे हम लोग देख रहे थे क्या कि मैकेनिक्स को हम लोग 3 भाग में बांटे थे। पहला था हमारा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, और दूसरा था हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, और तीसरा था हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो 2 हमारे सिलेबस में नहीं थे, एक हमारा सिलेबस था रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी को हम लोग मोशन के आधार पे 2 भाग में बांट दिए थे, एक स्टैटिक और एक डायनामिक्स। अब स्टैटिक जब रेस्ट में बॉडी रहता है उस पर लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है तब हम लोग उसको स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर जो आपका डायनामिक्स था उसको कैटेगराइज किए थे 2 भाग में, ठीक है। एक फोर्स के साथ पढ़ने वाला डायनामिक्स और एक होता है फोर्स के बिना पढ़ने वाला डायनामिक्स, ठीक है। तो वहीं से आपका कैटेगराइजेशन से ही ये क्वेश्चन आपका आया है। यार कौन बार बार कॉल करता है, हद पागल है। एकदम टाइम जब क्लास का हो जाएगा तभी सभी लोग जो है ज्वाइन करने के लिए भेजेंगे, तभी जो है सब एक्टिव भी हो जाते हैं कि क्लास नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये ओपन नहीं है, ये आपका क्लास जैसे ओपन नहीं चल रहा है क्या, ये तो सबको चलना चाहिए रिकॉर्डिंग। ओपन चल रहा है सर। ओपन चल रहा है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है। नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं सर। ये लोग कहा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो वीडियो इज क्लियर सर। का होगा सर। चलिए ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा अब।
लोग को एक्सेस देना पड़ता है ना। देखिए जब लिंक भेजी गई थी ना तो उसी समय सबको जुड़ जाना चाहिए था, फिर आपको जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार के बाद फिर आप लाइव हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो देखिए आते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू द बॉडी इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स इज कॉल्ड। बिना मतलब कि फोर्स के हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको किस में करते हैं। तो सबसे पहले बात तो किसी जब मोशन अगर हो रहा होगा तो वो तो हमारा डायनामिक्स का सिस्टम हो गया, डायनामिक्स मैकेनिक्स हो जाती है। और डायनामिक्स को हम लोग दो भाग में बांटे थे, किस पे, तो फोर्स के साथ स्टडी करने वाली मैकेनिक्स और फोर्स के बिना स्टडी करने वाली मोशंस को। तो जब फोर्स के बिना अगर स्टडी करते थे उसको हम नाम दिए थे काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। और फोर्स के साथ जो स्टडी की जाती है उसको देते हैं काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। इसमें हमने लिखा था कि विदाउट विदाउट फोर्स, यानी कि फोर्स एक्सक्लूडेड, फोर्स जो है आप इसमें शामिल नहीं करते हैं, फोर्स एक्सक्लूडेड। और इसमें जो है फोर्स आपका शामिल होता है, स्टडी ऑफ मोशन दोनों होता है, यानी मोशन की स्टडी इसमें भी करेंगे, मोशन की स्टडी उसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें जो काउज ऑफ मोशन को शामिल करते हैं, लेकिन इसमें जो है काउज ऑफ मोशन को शामिल नहीं करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग काउज ऑफ मोशन को शामिल नहीं करते हैं। तो यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, यानी काइनेमेटिक्स में जैसे आपका फोर्स की स्टडी नहीं की जाती है, सिर्फ मोशंस की स्टडी की जाती है, पैरामीटर्स ऑफ मोशंस को हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल लाइज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होगा सीजी, वो कहाँ पे लाई करेगा। तो ये जो है आपका मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सीजी, किसका, तो ट्रायंगल का। अगर कोई एबीसी ट्रायंगल है तो इसके जो मीडियंस होंगे ना, मीडियंस जो है ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है, और इसी का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। सेंट्रॉयड को जनरली जी या फिर सीजी से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा गया तो वही है, सेंट्रॉयड को ही यहाँ 2D फिगर के लिए सीजी समझते हैं हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। यानी कि कौन ऐसा क्वांटिटी है जो सिंपल अलजेब्रिक रूल से नहीं जुड़ता है, यानी कि आसान मेथड से कौन नहीं जुड़ता है। तो हम लोग जानते थे कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका दो तरह के होता है जनरली। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जनरली दो तरह के हम लोग देखे थे। एक वो क्वांटिटी जो सिंपल रूल से जुड़ जाता है उसको हम लोग स्केलर कहते थे, और एक वो क्वांटिटी जो सिंपल रूल से नहीं जुड़ता था उसको हम लोग जैसे वेक्टर कहते थे। ठीक है, उसको हम लोग वेक्टर कहते थे। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल आपका था मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था। ठीक है, वेक्टर का एग्जांपल जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इंपल्स, मोमेंटम, ये सब जैसे वेक्टर का एग्जांपल था हमारा। तो इसमें पावर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट इंपल्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपका 7th नंबर का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि सेंट्रॉयड ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर इज अ पॉइंट वेयर टोटल डॉट डॉट एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सेंट्रॉयड जैसे एरिया जहां पे कंसंट्रेटेड माना जाता है उसी को हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं। जहां पे टोटल एरिया आप कंसंट्रेट मानते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं 2D फिगर के लिए। ठीक है, या फिर जहां पे वॉल्यूम से कंसंट्रेटेड माना जाए उसको भी सेंट्रॉयड बोल सकते हैं, या फिर जहां पे टोटल लाइन कंसंट्रेटेड माना जाए उसको भी सेंट्रॉयड बोल सकते हैं, लीनियर फिगर के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा एरिया ही सही लग रहा है, यानी कि सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। डेंसिटी तो होगी नहीं, फिर वेलोसिटी, फोर्स, तो ये तो ऑप्शन में ही आपका अल्टर दिया हुआ है। फिर 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल कोइंसाइड एट ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कब जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करता है। तो हमने एक चीज समझाई थी कि सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ मास, सेंटर, और इधर लिख देते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपका था सर आवाज सेंटर नहीं ऑफ आ रहा सर। ग्रेविटी। आवाज नहीं जा रही है, सबके साथ ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम। क्लियर है सर, कभी कभी गड़बड़ा रहा है सर। आ रही है कभी सर। कभी आपका नेटवर्क गड़बड़ होने के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, देखिए हम लोग तीन चीजें देखते हैं, आपका सीजी जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो तीन चीजों को आपको कंसीडरेशन सर, में रखना पड़ता है। एक एक होता है मिनट हमारा सेंट्रॉयड। हाँ, सर हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रूल नंबर 9 का बता रहे हैं सर, हम लोग तो ये सब नहीं पढ़े। ये सबका कॉमन है सर, सबका कॉमन है। देखिए ना सर, अभी 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 जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अल्टर लग रहा होगा, फिर धीरे धीरे जो है आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन, ठीक है सर। ये 9 और 14 कोई मैटर नहीं करता, आप देखिए। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सीजी में हम लोग तीन चीज की चर्चा करते हैं। एक सेंट्रॉयड होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ। ठीक है, हमने कहा था कि सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास ये दोनों जो हैं, अगर मान लेते हैं यूनिफॉर्म बॉडी है, अगर मान लेते हैं कंपोजिट बॉडी आपका बना हुआ है, यूनिफॉर्म बॉडी का बना हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मटेरियल का बना हुआ है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। एक कोई बच्चा जो अपना माइक ऑन किए हुए है, उनके तरफ से बहुत हल्ला हो रही है, आप अपना माइक जो है ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, बोलने के वक्त सिर्फ माइक ऑन कीजिए फिर ऑफ कर दीजिएगा, और आप जो है एकांत में कैलकुलेटर लेकर करके कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास कब आपका एक पॉइंट पे आ जाएगा, जब बॉडी का डेंसिटी जैसे क्या हो, यूनिफॉर्म हो, डेंसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। जब आपका डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाता है तो सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास जो है ना कोइंसाइड कर जाता है। सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ मास जैसे क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग अगर इसको यूनिफॉर्म मान लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अगर हम यूनिफॉर्म मान लें, तब आपका क्या हो जाएगा, तब जो है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक ही पॉइंट पे हो जाएगा, यानी कि कोइंसाइड कर जाएगा। तब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे आ जाएगी और कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्राइटेरिया बनेगा, और सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास के लिए डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, या फिर ये कहें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि हटा देते हैं, वेरिएशन को समझते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तब जैसे आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, अब बात करेगा कि ये सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों कब कोइंसाइड कर जाएगा। अगर तीनों कोइंसाइड करने की अगर बात करता है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये जब दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो ये तीनों जो है आपका क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, तीनों कोइंसाइड कर जाएगा आपका। ठीक है, अगर कहता है कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कब जो है कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसके लिए जो है हमारा डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि ये दोनों किनारे वालों को अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपका दोनों कंडीशन फुलफिल होता है, और तीनों को लेते हैं तभी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जैसे आपका कोइंसाइड करेगा सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए सिर्फ बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑप्शन में टिक आउट करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रोटेटिंग इफेक्ट। कोई बॉडी में रोटेटिंग इफेक्ट कौन देता है, तो बॉडी में जो है रोटेटिंग इफेक्ट आपको देगा वो देता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर कपल, या फिर टॉर्क। यही जो है बॉडी में रोटेटिंग इफेक्ट के लिए जिम्मेवार होता है। अगर मान लेते हैं कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, या फिर खुद वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उस पर कोई टॉर्क लग रहा होगा, या मोमेंट लग रहा होगा, या फिर उस पर कोई कपल फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण से वो रोटेशन ले रहा होगा। देखिए मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका मोमेंट। मोमेंट जो होता है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एफ इंटू डी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें कि कपल क्या होता है, तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा रड है, एक तरफ से इधर से आपने फोर्स लगाया एफ, और उतना ही अमाउंट में फोर्स लगा दिया इधर से आपने एफ। ठीक है, तो ये अगर डी डिस्टेंस है, डी लेंथ का आपका मेंबर है, ठीक है, रड है, और इस पे आपने फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि इसका जो है रोटेशनल इफेक्ट दिखेगा आपको, इसका जो है क्या दिखेगा, रोटेशनल इफेक्ट दिखेगा इधर की ओर। ठीक है, ऐसा जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेशन ये लेना शुरू कर देगा, तो इसको बोलते हैं कपल। इसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। ठीक है, कपल फोर्सेस। ठीक है, ये आपका मोमेंट हो गया। अगर हम ये टॉर्क की बात करें तो कोई पॉइंट के अबाउट जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसके ऊपर अगर एफ फोर्स लग रहा है, तो इसका जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ये भी जो है आपका रोटेटिंग इफेक्ट ही देता है एक तरह का। ये मोमेंट जो है ना, ये टॉर्क का ही स्पेशल केस है हमारा, जब फोर्स जो है ना ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री पर हो जाता है, तो इसीलिए इसमें आपका डिफिनेशन में आता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है मोमेंट आपका टॉर्क का ही एक स्पेशल केस बनता है। तो टॉर्क भी आपको बॉडी में रोटेटिंग इफेक्ट देता है, और मोमेंट भी आपको रोटेटिंग इफेक्ट देता है, और वहीं पे जो है आपका कपल जो है वो भी आपका रोटेटिंग इफेक्ट देता है। कभी कभी कुछ बच्चे का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कपल एक बार फिर से हाँ, कपल को देखिए हम फिर से समझा देते हैं। अगर ये हमारा रड है, ठीक है, और इस पे हम क्या करते हैं कि दोनों के एंड पॉइंट पे एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं और एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कपल फोर्स। अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं तब ये जैसे रोटेशन करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये आपका जो रड है, इस पे आपने एफ फोर्स इधर से लगाया, एफ फोर्स इधर से लगाया। ठीक है, तो ये डी डिस्टेंस का, ये डी लेंथ का अगर रड है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये रोटेट करना शुरू कर जाएगा। क्या करना शुरू कर जाएगा, रोटेट करना शुरू कर जाएगा क्लॉकवाइज। ऐसा अगर कपल होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू होता है। अगर मान लेते हैं कि ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा रहता, और ये इधर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू करता। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू करता। ठीक है, लेकिन अब बात ये होती है, क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, ये तो आसान क्वेश्चन है कि ये रोटेशन लेगा, बात सही है, रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल अपोजिट हैं, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे हैं, तो इसके कारण से इसमें रोटेशन तो आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन बच्चों का रहता है कभी कभी कि ये दोनों फोर्स अलग अलग रहता है। ठीक है, ये दोनों फोर्स अलग अलग रहता है। मान लेते हैं कि ये जो है आपका 50 न्यूटन का हो गया, और ये जो है 100 न्यूटन का हो गया। तो अब जो है यहाँ पे तो मामला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये 50 न्यूटन का फोर्स है, ये तो 100 न्यूटन का, कपल के लिए तो सेम फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अब क्या ये रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेट अभी भी करेगा। ठीक है, लेकिन इसका अगर इफेक्ट देखें ना, इसका अगर इफेक्ट देखें तो इधर की ओर जो है फोर्स आपका क्या है, 50 न्यूटन ज्यादा है। ठीक है, इधर की ओर फोर्स आपका ज्यादा है 50 न्यूटन। तो ये जो है रोटेशन के साथ साथ जैसे ट्रांसलेशन लेना शुरू कर देगा, यानी कि ये जो है ना इस तरह से घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, यानी कि इस तरह से घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि रोटेशन विद ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्योंकि कपल के साथ साथ एक्स्ट्रा फोर्सेस आ रहे हैं इसमें, तो इसमें जो है रोटेशन विद ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, रोटेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि 50 न्यूटन इधर है, 50 न्यूटन से ज्यादा है, करने का मतलब 50-50 मिलकर कपल बना लेगा। ठीक है, अब बाकी के जो एक्स्ट्रा फोर्सेस इसमें 50 न्यूटन जो लग रहे हैं, इसको ट्रांसलेटरी मोशन देगा। ठीक है, आपको दिक्कत कपल में, बोलिए। एफ गुने टी वाला बताइए सर। एफ गुने डी वाला, ई तो आसान है यार, ये वाला क्या दिक्कत है। अच्छा रुको अभी बताते हैं। ये कपल में किसी को दिक्कत है तो बोलो।
नहीं सर। जी चलिए कोई बात नहीं है, इसे मिटाते हैं, इससे करने थोड़ा सा आसानी से मिट जाए। इस वक्त ठंडा में थोड़ा सा इसको बोर्ड को मिटाने में थोड़ा तकलीफ होती है। चलिए आइए देखते हैं मोमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्सिस है। अगर इसके अबाउट जैसे हमने क्या किया है कि इसे एक मेंबर को इसमें हिंज कर दिया, ठीक है। तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे इस तरह से फोर्स लगाएंगे एफ, और ये डी डिस्टेंस है इसका, डी लेंथ का मेंबर है आपका, तो ये भी क्या करना शुरू कर देगा, ये यहाँ पे हिंज है तो ये भी आपका रोटेशन लेना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी कि रोटेट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट। ये अगर ओ पॉइंट है तो मोमेंट अबाउट ओ अगर देखिएगा तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये फोर्स और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी। इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन शुरू हो जाएगा। तो अब बात ये होती है कि इसे बाय द वे आपने क्या किया, इसे इसको आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसे। अब सर अब कैसे रोटेट करेगा, हम इसको बेल्डिंग कर दे रहे हैं, अब तो रोटेट नहीं करेगा। तो आपने बेल्डिंग किया ना, आपने बेल्डिंग कर दिया, चलिए मान लेते हैं फिक्स कर दिया आपने, लेकिन क्या ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसका तो इफेक्ट तो अभी भी आएगा नहीं, ये लोड तो इस पे लगते रहेगा ना। ये भले ही इसके रोटेटिंग इफेक्ट को ये दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन मोमेंट तो अभी भी इसमें लग रहा होगा, है ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है इसको बर्दाश्त करने के लिए, इसीलिए ये बर्दाश्त किए हुए है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, टूट जाएगा ये, है ना। अगर मान लेते हैं कि रोटेट करने के लायक नहीं होता, ये टूट जाएगा या मुड़ जाएगा आपका। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक लोड लग जाता है, मोमेंट जो है ना एक लोड लग जाता है स्टैटिक मेंबर में। अगर मान लेते हैं कि आपका बीम जैसे स्टैटिक है, फिक्स किया हुआ है, तो ये घूम नहीं सकता है, तो ये फोर्स लगाने के बाद ये घूमेगा नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि आप उतना फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि ये घुमा दे इसको, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है, बेल्डिंग किया हुआ है। लेकिन हाँ एक तरह का ये कह सकते हैं कि ये लोड लगा दिया सर कौन सा ये पढ़ा छोड़ो ना, चैप्टर छोड़ दो। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा से बोलो। नहीं सर अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किए तो अभी कैसे, मतलब तुरंत ज्वाइन किए तुरंत समझ में आ जाएगा। नहीं सर पहले सीजे पढ़ा रहा था तो आधा समझ में। नहीं चैप्टर नहीं पढ़ा रहे सर, ये क्वेश्चन जो दिए उसी का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। आप अभी ज्वाइन किए तो आपको अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगा। सर हाँ आइए छोड़िए अब वो सारा चीज को भुला लेते हैं। अब आते हैं नए टॉपिक पे, हम लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस पे आते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या था आपका, और भारी सर नहीं 10 का तो आंसर ऑल हो जाएगा ना, इसका 10 का ना, हाँ 10 का ऑल हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रोटेटिंग इफेक्ट, आपका मोमेंट भी जो है रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा है, कपल भी आपका रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा है, टॉर्क भी आपका रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा है, तो यानी कि सब हो जाएगा, है ना। यस सर। रोटेटिंग इफेक्ट जो है किसी स्ट्रक्चर में या मेंबर में आपको ये तीनों देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है सर। सब्जेक्टिव्स में आपका पहला डिफिनीशन है क्या कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। तभी आप लोग जैसे काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन तो उसमें लिखा हुआ था आपको ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक ना, कि द मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। स्टैटिक्स की अगर बात करें तो ये भी जो है दूसरा आपका स्टैटिक्स, अब नहीं कटेगा सर। स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी हम लोग ये मैकेनिक्स का ब्रांच ही है, ठीक है, यानी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी व्हेन द रिजिड बॉडी एट रेस्ट, यानी कि रिजिड बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, ठीक ना। ये आपका मैकेनिक्स ही है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी जो है रेस्ट में रहता है और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है, तो हम लोग उसको कहते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो ये डिफिनीशन लिखना था, सिंपल डिफिनीशन था आपका। थर्ड आपका रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का भी हमने अभी डिफिनीशन लिखा था शुरुआत में ऑब्जेक्टिव की जब चर्चा कर रहे थे था, ये बॉडी विच शोज नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन अंडर द अप्लाइड लोड, यानी कि जब उस पे लोड अप्लाई करते हैं तो ये डिफॉर्मेशन शो नहीं करता है, वो बॉडी आपका रिजिड बॉडी कहलाता है, ठीक है। सर फिर ये सब आपका में डी में है, एग्जांपल देना था क्या? आप नहीं दीजिए ना एग्जांपल, हम डिफिनीशन मांगे हैं ना, डिफाइन करने के लिए बोले हैं, हम एग्जांपल थोड़ी मांगे। आपको जितना आता है, देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको जो समझ में आता है, जितना आता है उतना आप लिखिए, ठीक है। आप क्या छोड़ दिए उसके ऊपर चर्चा नहीं कीजिए, आप क्या लिख के आए हैं ना वो चर्चा की बात है, ठीक ना। तो अब हम अगर काइनेटिक्स की बात करें, हम तो कहाँ इसमें कोई का एग्जाम्पल तो नहीं दे रहे हैं, तो ये इसका डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे जैसे सिर्फ कहा कि डिफाइन कीजिए कि ये क्या होता है, ठीक है। फिर है आपका काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की भी हम चर्चा किए कि ये जो है आपका ब्रांच होता है किसका, डायनामिक्स का ब्रांच होता है, ठीक है। डायनामिक्स मैकेनिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मोशन विद काउज ऑफ फोर्स, काउज ऑफ मोशन, यानी कि इसमें मोशन की स्टडी की जाती है, बॉडी के मोशंस की स्टडी की जाती है, साथ ही साथ उसके काउज की भी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो यानी कि मोशन और काउज ऑफ मोशन, यानी कि विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ते हैं। फोर्स के साथ जब मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, तब उसको हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा जैसे डी तक ये स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में हमने बताया था कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसके ऊपर लगने वाले जो फोर्स है ना, उसके ऊपर जो लगने वाले फोर्स हैं
उसको हम लोग जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन में, ठीक ना, उसके लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग जो है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स एफ है, पॉइंट ए पे लग रहा है, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन जैसे ए पॉइंट है और ये हमारा यहाँ पे बी पॉइंट है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ए बी जैसे आपका लाइन ऑफ एक्शन है इस एफ फोर्स का। और वही सेम बॉडी को हमने यहाँ पे जब डिजाइन किया है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने बनाया। अब बात ये है कि से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका ये यहाँ था और बी आपका यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस एफ फोर्स को ट्रांसमिट कर देते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, एफ फोर्स को हम ट्रांसमिट कर देते हैं इस पॉइंट पे। इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है और ना ही डायरेक्शंस को चेंज करना है, ये ऐसे है तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसमिट किए जाएंगे या किसी भी पॉइंट पे ट्रांसमिट किए जाएंगे, इसके किसी भी लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे ट्रांसमिट किए जाएंगे। इसके इक्विलिब्रियम स्टेट या प्रीवियस मोशन स्टेट में कोई चेंजिंग देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि इसका जो पहले जैसा इसका मोशन हो रहा था वैसा ही मोशन बाद में भी होगा, ठीक है। और इसके इसको समांतर कर सकते हैं ना सर, इसको सर्वाश्रम समान सर्वांग सर्वाश्रम सर। हाँ सर, लाइन ये है, हो गया, यही बोल रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि से ये दोनों चीजें जो है बराबर बराबर बातें हैं, यानी कि ये फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन on any point of action without changing their magnitude and direction. The effect of equilibrium and the motion will be unchanged, यानी कि उसका जो है इक्विलिब्रियम स्टेट और जो है उसका मोशन स्टेट जो पहले था यहाँ पे लगाने के कारण से था, वही आपका इक्विलिब्रियम स्टेट या मोशन स्टेट यहाँ पे फोर्स लगाने के कारण से होगा। ये अगर 50 न्यूटन है तो ये भी 50 न्यूटन ही होना चाहिए और इसका डायरेक्शन जो है ऐसे ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ना कि इसका डायरेक्शन घुमा के इधर क्लियर कर दें, ठीक है। और यही लाइन ऑफ एक्शन पे आपको फोर्स को ट्रांसमिट करना है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो ये सर चीज इसका आपको लिखना था। एग्जांपल हो सेकंड सकता है? एग्जाम्पल नहीं हो सकता है सर, डेफिनेशन का एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक ना, प्रिंसिपल और डेफिनेशन का एग्जाम्पल नहीं होता है, ये आपका फिगर ही एग्जाम्पल है, ठीक है। सर क्या अब देखिए, फिगर हाँ फिगर बनाना, देखिए फिगर से आपका कोई भी चीज एक्सप्लेन होता है, ठीक है, कोई भी चीज एक्सप्लेन आपका फिगर से ही किया जाता है मैकेनिक्स में। तो आपका फिगर तो मस्ट बनाना है, फिगर नहीं बनाइएगा तो वो एक्सप्लेनेशन हुआ क्या, फिर आप खाली लिख दीजिएगा, कुछ जो मन में आएगा वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी हो गया, ठीक है। तो फिगर जो है नेसेसरी है, ठीक ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। सबसे आसान क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर था। कुछ बच्चे जो कह रहे थे कि सर ये बनेगा कैसे, कैसे आएगा। अरे यार हम लोग पढ़े थे साइन रूल, एनालिटिकल मेथड टू फाइंड आउट द रिजल्ट रिजोल्यूशन एनी कंपोनेंट। तो ये वही मेथड पे आपको आधारित है। आप तो साइन रूल तो लगा ही सकते हैं ट्रायंगल में ना, आपको दिया हुआ है क्या, ये आपका ओबी है सर रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा? बे यार लाइव क्लास करो ना, रिकॉर्डिंग फालतू फालतू बात मत पूछो, ठीक है। क्लास करना करो, नहीं करना मत करो, तुमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी क्लास करवा रहा है फालतू। ये देखिए इसमें आपको कहा गया है ओए आपको जो है रिजल्टेंट है और ये आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन, ठीक है। और एक लाइन इधर की ओर खींच दिया गया जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसको खींचे ना खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हमको निकालना ही नहीं है। ये आपको दिया हुआ है क्या पी और ये दिया हुआ है आपको क्यू। आपसे कहा गया कि पी और क्यू का मैग्नीट्यूड आप बताइए, और ये आपका एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है आपका 85 डिग्री और ये एंगल आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो आपको जैसे मेन ट्रायंगल ओ ए बी से ही काम हो जाएगा, आपको जैसे इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, 30 डिग्री का कोई यहाँ पे हमको जरूरत है ही नहीं। हमारा ट्रायंगल में अगर कोई बातचीत होती है ना तो हम लोग जैसे साइन रूल लगा सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि अप्लाइंग साइन रूल, अप्लाइंग साइन रूल आप लगा दीजिए। हमने कहा था कि साइन रूल जब आप लगा रहे होते हैं तो जिस साइड को आप ऊपर में रखते हैं उसका अपोजिट में हम लोग साइन एंगल लेते हैं। तो जब आप ओए को ले रहे हैं यानी ओए डिवाइडेड बाई साइन कितना हो जाएगा, तो 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आप जैसे अगर मान लेते ओबी ले लेते हैं तो डिवाइडेड बाई साइन, ये इसके सामने आपका ये है तो 40 डिग्री हो गया। और इज इक्वल टू ये अगर आप ले रहे हैं बी ए तो ये आपका डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना, तो साइन 55 डिग्री हो जाएगा, साइन 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर आप निकाले ओए का जो वैल्यू है वो आपका 200 न्यूटन है डिवाइडेड बाई साइन 85 डिग्री इज इक्वल टू ओबी जो है आपका कितना है, तो ये आपका पी है डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री है इज इक्वल टू अगर बी ए की वैल्यू देखी जाए तो बी ए जो है आपका क्यू है डिवाइडेड बाई साइन 55 हो गया। अब जैसे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इसका रेशियो ले लेते हैं तो यहाँ से पी का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा पी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 200 इंटू साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 85 डिग्री, ठीक है। साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 85 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं इतना न्यूटन में आपका वैल्यू आ जाएगा, तो पी का वैल्यू आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेट कॉस कहाँ से मल्टीप्लाई किए सर, साइन तो है सब, कहाँ कॉस दिख रहा है आपको, देख रहे हैं लगता है बटा साइन 40 डिग्री है ना सर, पी बटा साइन कहाँ, हाँ ये पी साइन 40। ओ भी देखिए ना, ओ भी को हम पी कर रहे हैं ना, ओ भी आपका पी है,
बी ए आपका क्यू है, तो बी ए को क्यू लिख दिए, और सबका साइन रेशियो ले रहे हैं, रेशियो लेना है आपको, साइन रूल है। सर साइन कहाँ से लाए हैं सर? ये साइन रूल है सर। अगर ट्रायंगल आप पढ़े होंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे ना, तो ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला है ये, ठीक ना, ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं कि से अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो आपका ट्रायंगल का ये रूल कहता है कि ए बी साइड के ए बी डिवाइडेड बाई साइन गामा बराबर बी सी डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ये जो है से आपका साइन रूल के तहत एक फॉर्मूला है, ठीक ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए ये लागू होता है। जब भी आपका ट्रायंगल बनता है तो इस पे ये लागू हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा था, वो यहाँ पर तो दो ट्रायंगल बन रहा है सर। एक ट्रायंगल कहाँ तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा है सर? सर जैसे इधर देखिए तुमको दो ओ ट्रायंगल दिख रहा है। ए हाँ, ओ और बी बताओ। ए और फिर ओ बी ओ और बी, फिर नीचे से हो गया ओ ए ओ। ओ बी कौन सा? यहाँ पर तो और दो कौन नहीं सा सर, आर बराबर ट्रायंगल? 200 न्यूटन नहीं है सर? आर बराबर 200 न्यूटन है, तो इसका मतलब दो गो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? दो गो ट्रायंगल के आप नाम बताइए। एक तो आप बताए ओ ए बी, एक और बताइए। सर सर नहीं नहीं सर सर काम कराओ ना यार। खाली तो सर आप क्वेश्चन देख लीजिए ना सर, क्वेश्चन देख करके बोलिए ना कि हाँ ये गो ट्रायंगल है कि दो गो ट्रायंगल सर है। आगे बताइए इसका सर। साइड इधर जुड़ले नहीं है, ठीक है। तो ये साइन रूल के तहत आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो देखिए आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 200 मल्टीप्लाइड विथ कितना सर तो ये आपका, हाँ जो आर का जो 200 न्यूटन का लग रहा है उसको हम परपेंडिकुलर में मतलब कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, तो एक पी लेंगे और एक नीचे मतलब 35 डिग्री के कोण बनाकर नीचे मतलब एक फोर्स और इंक्लूड कर देंगे, तो पी का वैसे वैल्यू निकलेगा सर उस तरह से? पी फोर्स का नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो पाएगा सर? नहीं सर, ऊपर से मतलब कि जो नहीं निकलेगा आती है ना सर, नहीं निकल पाएगा सर? आप ठीक है। आप पी का वैल्यू करो परपेंडिकुलर ले लेंगे। बताइए ये 55 और 30 मिल करके 90 होगा। नीचे एक और लाइन मतलब जूम करेंगे सर? नीचे एक लाइन कितना पे जूम करेंगे सर? आप जो है 35 सर, डिग्री। अच्छा ठीक है 35 डिग्री पे आप, ठीक है सर अजूम कर लीजिए सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप अजूम कर लीजिए। और आप जैसे हमको बना करके सेम वैल्यू ला करके दिखाइएगा, ठीक है, जो हम अभी ला वैल्यू तो करके दे रहे हैं। डिफर कर जाता सर। तो डिफर कर जाएगा तो फिर वही बात ना सर, गलत ना हो जाएगा। आप गलत रूल तो बनाएंगे तो गलत ही आएगा ना। चलिए देखिए इसका वैल्यू आ रहा है आपका 129.085 न्यूटन, 129.085 न्यूटन। ये जैसे वैल्यू 0485 है, 0485 न्यूटन है। तो ये वैल्यू जैसे पी का आपका आ गया, क्लियर है। ये हम लोग सिंपली साइन रूल लगा करके पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। इसी तरीके से आप इसको और ये वाला रेशियो ले लीजिए, तो यहाँ से आपका क्यू का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा वो 200 इंटू साइन 55 डिवाइडेड बाई साइन 85। ये हमारा जैसे इतना न्यूटन क्यू का वैल्यू हो जाएगा। तो आप निकाल रहे होंगे तो ये हमारा आ रहा होगा 55 164.456 न्यूटन। ये जैसे हमारा क्यू का वैल्यू आ गया। ये जब साइन रूल लगा देते हैं सर तो आपको जो कोई भी क्वेश्चन जो है ना ट्रायंगल में अगर फोर्स लग रहे हैं ना ट्रायंगल के साइड्स के लॉन्ग, तो वो आपका बेहद आसान हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना बेहद आसान हो जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये आसान क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 129.048 है सर। एक 129.0485 है। हाँ हाँ सही है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे अब कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया है ना। अब जैसे आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि F1 और F2 का जो है ना एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालिए, ठीक ना। यानी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालिए और वाई डायरेक्शन में जैसे कंपोनेंट निकालिए, यही कहा गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल ही थे सर। आप जैसे प्रैक्टिस नहीं रहती है तो आप जैसे अपना दोस्त नहीं देते हैं, आप पढ़ते हैं नहीं। अब वो तो दिख रहा है कि बच्चा अगर घर पे रहता है तो क्या करता है, सिर्फ तो गाली गलौज कर रहा था, है ना। तो पढ़ाई लिखाई से तो कोई नाता रहता नहीं है। ये एक्चुअल स्थिति दिखता है कि आप कैसे हो अंदरूनी। क्लास में आएगा तो बोलेगा कुछ नहीं, अब बोलबो करेगा तो फालतू बोलेगा, समझ में उसको, वैसे बच्चों को क्या समझ में आएगा जब पढ़ना बेकार है वो लोग को, क्लास ज्वाइन करके गाली गलौज करता है। हाँ हाँ आइए देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना अभी? देखिए आपका 4 नंबर पे है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस सोज इन द फिगर सेपरेटली फॉर बोथ द फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के लिए आपको जो है अलग अलग जैसे निकालना है क्या, तो एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये देखिए
एक हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में है, कितना है, तो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपको। इसका आपको जो इंक्लाइनेशन दिया गया है वो है आपका 1:1 का, यानी कि 1 यूनिट आपका हाइट भी है, 1 यूनिट इसका बेस भी है। तो इसका जो एंगल बन जाएगा ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। आप tan थीटा इज इक्वल टू ले सकते हैं 1/1, यानी कि 45 डिग्री आपका थीटा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा एंगल आ गया। ठीक है, ये आपका फोर्स F1 है। और एक अगर इसकी कंपोनेंट अगर हम तोड़े F1 एक्स कंपोनेंट तोड़े तो हमारा हो जाएगा 50 कोस 45 डिग्री। ठीक है, और F1 बाई कंपोनेंट तोड़े तो ये हमारा हो जाएगा 50 साइन 45 डिग्री। ठीक है, लगभग दोनों का कंपोनेंट सेम रहेगा, यानी कि 50/√2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 50/√2 हो जाएगा। दोनों आपका 25√2 के बराबर आ जाएगा, 25√2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना न्यूटन जो है आपका दोनों का वैल्यू आएगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इसी में है आपका, इधर एक फोर्स लग रहा है F2, जिसका जो है इंक्लाइनेशन दिया हुआ है कितना, तो ये आपका θ2 है, और ये √3 है, और ये आपका 1 का रेशियो है, यानी 1:√3 का रेशियो है। तो आप अगर tan θ2 लगाते हैं तो ये हमारा इंक्लाइनेशन हो जाएगा कितना, तो 1/√3, यानी कि θ2 यहाँ से आपका 30 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, θ2 आपका ये वाला जो है 30 डिग्री आ रहा होगा। तो F2 अगर x का वैल्यू निकालते हैं, F2 x का x कंपोनेंट, तो ये कितना है आपका, वैसे ये आपका 100 न्यूटन है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 100 cos 30 डिग्री, लेकिन ये माइनस में आएंगे क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका माइनस कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -100 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि माइनस में 50√3 न्यूटन आपका F2 का x कंपोनेंट आएगा। अगर हम F2 का y कंपोनेंट को देखें तो इसका कंपोनेंट y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हमारा जो कंपोनेंट आएगा -100 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये बराबर में हो जाएगा -100 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि -50 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि बाई कंपोनेंट जो इसका होगा -50 न्यूटन होगा, और एक्स कंपोनेंट जो होगा -50√3 न्यूटन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 1 का देखें तो यहाँ आपका एक्स कंपोनेंट 25√2 न्यूटन आता है, और बाई कंपोनेंट जो है वो भी आपका 25√2 न्यूटन आता है। ये आपका जैसे सॉल्यूशन था किसका, तो 4 नंबर का सॉल्यूशन था। ठीक है, ये चीजें। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे, आई सेक्शन, जो कि मोस्टली लोग जैसे इसको बनाए होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं कि बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो वो तो दंड के पात्र हैं, उनको तो दंड मिलना चाहिए, अब मिलेगा ही। कैसे सर? देखिए, वो तो नहीं बना होगा तब पूछते हैं ना वहाँ क्लास में, काहे नहीं बना, ये तो बनाया गया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको बनवाया गया होगा, बस केवल डाटा जैसे डिफर होगा आई सेक्शन में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि हमारा आई सेक्शन है। ये हमारा जो है आई सेक्शन है, इसी को आपको एक्स बना दिया गया है, और इसको जो है आपको वाई बनाया गया है। ठीक है, ये, और नीचे का जो डिस्टेंस है आपको ये दिया गया 300 mm, सारा mm में डिस्टेंस है, ये आपको दिया गया 300 mm अगेन, और ये आपको दिया गया है 160 mm। ठीक है, ये आपका जो है 100 mm है, और ये भी आपका 100 mm है, यस सर। और ये भी आपका 100 mm है। ठीक है, अब देखिए कि ये वाला जो अगर लाइन हम खींच दें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर के अनुसार हम देख करके बोल दिए, ये हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, तीनों सेक्शन को आप हमने 3 भाग में जैसे कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, अब जैसे हमको चाहिए क्या, तो तीनों का मोमेंट, एरिया मोमेंट हमको चाहिए सेक्शन 1, सेक्शन 2 का, सेक्शन 3 का। ठीक है, तो यानी कि हम कहें कि A1x1, A1/1, A2x2 और A2/2 और A3x3 और A3/3 चाहिए हमको। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे हमको चाहिए, इसको थोड़ा दूर पे लिखते ताकि बड़ा वैल्यू अगर आएगा तो दिखने में दिक्कत होगी। इसको यहाँ लिखते हैं A1/1, A2/2 और A3/3। ठीक है,
यही चीज हमको चाहिए। अगर हम सेक्शन 1 को देखें तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है तो कितना ऊंचा रेक्टेंगल है, तो ये 300 एक 400 मीटर के बाद ये शुरू होता है, ठीक है। अच्छा आप एक चीज देख रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे बाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो सेक्शन 1, 2 और 3 तीनों का जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और कितना होगा, तो ये 300 जो है आपका सटा हुआ है एक्स एक्सिस में और बाई एक्सिस से भी सटा हुआ है इसका बिट, तो हम कह सकते हैं कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो 150 mm पे होगा, 150 mm पे होगा। यानी हम जो थर्ड रेक्टेंगल बन रहा है उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका एरिया और एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि x1 x2 x3 तीनों सेम होगा 150, ठीक है। तो इसमें जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, एक तो आपका 150 दिख रहा है कि एक आपका 150 तीनों में मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। और a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू और a3 का वैल्यू आपको खाली इधर रखते जाना, आ जाएगा वैल्यू। तो a1 की जो वैल्यू है वो अगर हम देखें तो 160 गुना 100, 160 गुना 100 यानी कि 16,000 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसका देखें तो 300 गुना 100 यानी कि 300 गुना 100 तो 30,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम तीसरा का अगर एरिया देखें तो 100 गुना 300 यानी फिर इसका भी 30,000 आ जाएगा, इसका भी 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन कर सकते हैं 16 और 15। अब देखिए आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 16,000 गुना 15, हाँ ये आपका गुना कीजिएगा 5 जी, इसको गुना कीजिए ना सर। सेक्शन 1 का एरिया कितना हो जाएगा, तो 160 में गुना कीजिए तो 100 से कितना आता है, 16,000 आएगा कि ज्यादा आएगा। x2 समझाइए तो सर, x2 x2 x3 x4 सब जो है सर सेम होगा सर, सब कितना सेम होगा, सेम होगा। क्योंकि सर आपको दिखना चाहिए कि ये वाला लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, और जब भी आपका किसी फिगर में बाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो जाता है। ये बात हम क्लास में भी किए हैं, ठीक है। तो आपका सेक्शन 1 हो 2 हो 3 हो सबका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, यानी x1 x2 x3 सब जैसे क्या हो गया, फिक्स हो गया। कितना हो गया, तो 150 150 150, ठीक है। और अगर हम बात करें ये सॉरी सर ये mm की हो जाएगा। अब हम अगर बात करें a1 a2 a3 का कहाँ नहीं रह गया, तो एरिया तीनों का निकाल करके गुना कर रहे हैं बस। ये 15 45 हो जाएगा सर, और ये आपका जीरो कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 यानी 5 जीरो जैसे आपको इसमें भी आ जाएगा mm3। अब अगर ये भी सेम है सर, तो इसका भी हो जाएगा 45 पे 5 जीरो mm3। अब आते हैं a1 बाई 1 की ओर आते हैं, तो a1 तो हमारा यही है सर 16,000 है। बाई 1 की वैल्यू निकाल करके देखते हैं, तो बाई 1 ये आपका 100 mm विड्थ है, तो कहीं ना कहीं पे ये आपका 50 mm पे सीजी होगा इसका। लेकिन ये 50 mm शुरू कहाँ से होता है सर, तो 400 mm ऊपर से शुरू होता है, 400 mm नीचे से शुरू होता है, तो ये 450 हो जाएगा टोटल a1 बाई, हाँ तो टोटल हमारा a1 बाई 1 की जो वैल्यू हो जाएगी तो 16,000 तो आपका एरिया हो गया इंटू 450 mm जैसे उसका बाई 1 की वैल्यू हो गई, तो 72 पे आपका 5 जीरो आ रहा है सर, 72 पे आपका 5 जीरो आ रहा है सर, mm क्यों आ गया। और अगर a2 बाई 2 की अगर वैल्यू देखी जाए तो a2 बाई 2 में आपका a2 की जो वैल्यू है वो तो आपका 30,000 है, 250 होगा y2 का वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ आपका जो है y2 की जो वैल्यू होगी, तो ये आपका 150 mm तो कहीं पे इधर से होगा, यहाँ से आधा कर देते हैं 300 का तो 150, और 150 है ये 100 mm नीचे से शुरू हो रहा है, तो आपका 250 हो गया, यानी 250 मल्टीप्लाइड विथ 30,000। 75 पे ये भी 4 जीरो आया सर, 75 पे तो 5 जीरो 3 2 5 mm3। अब अगर a3 बाई 3 की वैल्यू देखी जाए तो a3 की जो वैल्यू है वो 30,000 है, और बाई 3 की जो वैल्यू होगी ये आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस से सटा हुआ है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 के साथ, ये आ गया आपका 15 पे 5 जीरो mm3। अब आपका सारा वैल्यू आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि इसमें x1 x2 x3 की वैल्यू जो है से आपका सेम है, तो निश्चित रूप से x बार की जो वैल्यू आएगी वो भी x2 x1 x3 के बराबर ही आएगी, यानी कि 150 mm ही आएगा, ठीक है। हम आपको लिख दे रहे हैं 150 mm, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा सेम वैल्यू आता है या नहीं आता है। आना ही चाहिए, वो नेसेसरी है कि आएगा, ठीक है। अब हम बाई बार की वैल्यू जैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम नहीं आने वाली है, क्योंकि y1 बाई 2 बाई 3 अलग अलग वैल्यू है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, a1 बाई 1 प्लस a2 बाई 2 प्लस a3 बाई 3 और डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। अब आप वैल्यू पुट आउट कर दें, 72 पे 5 जीरो प्लस 75 पे 5 जीरो और प्लस 15 पे 5 जीरो। अब डिवाइडेड बाई आप एरिया को जोड़ दीजिए, 16,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000। आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे सर, तो आपको जो वैल्यू आएगी 72 पे 5 जीरो प्लस 75 पे 5 जीरो प्लस 15 पे 5 जीरो डिवाइडेड बाय 16,000 प्लस 30,000
प्लस 30,000। ये वैल्यू जो आई सर आपका कितना आ गया, तो 213.157 आ रहा है, 213.157 आ रहा है वैल्यू। क्या इतना ही सबका आ रहा है, देख लीजिए एक बार। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर गूगल मीट पे करते सर। चलिए सब आइए, टाइम पे है सर। अब छोड़िए, अब हो गया जो हो गया। 2.4 किलो न्यूटन है ये आपका। ये आपका कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपका कितना है, 0.2 मीटर है, ठीक ना। और ये आपका कितना है, 0.6 मीटर है, ठीक है। अच्छा अब आइए, आपसे कहा गया कि फाइंड द मोमेंट एट ए पॉइंट आपका इस पोजीशन पे है। अब आपको मोमेंट ए पे निकालना है। तो आप देखेंगे कि अगर हम ये 250 किलो न्यूटन को इसका कंपोनेंट तोड़े तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट आएगा 2.4 कोस 30 किलो न्यूटन, ठीक है। और एक इधर कंपोनेंट आएगा 2.4 साइन 30 किलो न्यूटन, ठीक है। ये जैसे कंपोनेंट आएगा, आप देखिए इसे, ये जो मेंबर आपका खड़ा है इसके परपेंडिकुलर में ये फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण से मोमेंट जो है इसमें आएगा आपका कैसा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। उस मेंबर में आपका कैसा मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके कारण से ये वाला मेंबर में आएगा, इसमें नहीं आएगा बट ये वाला मेंबर में आएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो ये आपका 2.4 साइन 30 मल्टीप्लाइड विथ इतना, जैसे आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये इसके कारण से आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और इसके कारण से आपका क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। तो आप जो है कह सकते हैं कि मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हमारा जो होगा वो, आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या करते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कर लेते हैं तो उस केस में जो है आपका, आप लिख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट आपका जो है वो नेगेटिव करके लिख सकते हैं, कितना, तो 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 2.4 कॉस 30, ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है, हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव किया है। अब जो लिखेंगे ये इसका वैल्यू लिख दीजिए, तो यानी कि ये 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है, 0.6 मल्टीप्लाइड विथ, अरे यार सब अपना अपना माइक ऑफ करो ना, सब सुनते रहता है, बताओ तो जरा, हल्ला सुनवा रहा है सबको। 0.6 इंटू 2.4 साइन 30, ये आपका जैसे एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल करें तो ये है आपका 0.2 मल्टीप्लाइड 2.4 कोस 30 डिग्री। इसका वैल्यू जो आया आपका 0.4156 माइनस में 0.4156921938 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आएगा ये किलो न्यूटन मीटर में आएगा, आपका किलो न्यूटन मीटर में आएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा प्लस में वो कितना होगा, तो देखिए 0.6 मल्टीप्लाइड विथ 2.4 इंटू साइन 30, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 0.72 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल कि कितना आएगा, माइनस कर देते हैं उसको, 0.4156921938 इसकी जो वैल्यू आई वो 0.3043078062 किलो न्यूटन मीटर में आपका, जो कि कैसा रहेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को पॉजिटिव समझा था और ये जो वैल्यू आया पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोमेंट आएगा ये पे वो कैसा रहेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, वो मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डिस्कशन है। पॉइंट ए पे आपका जो हमने कहा कि से आपका मेंबर में जो ये 2.4 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, 30 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, और ये 30 डिग्री पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिए और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वर्टिकल मेंबर में
क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपको हॉरिजॉन्टल मेंबर में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये मोमेंट का इफेक्ट आएगा वो पॉइंट ए पर ही आएगा, क्योंकि बीच में और कोई इसको रिएक्शन देने वाला सपोर्ट नहीं है। तो ये ओवरऑल जो मोमेंट आएगा ए पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मोमेंट देखें तो इतना जो है हमारा किस पे आएगा, तो वर्टिकल मेंबर पे आएगा, इस पे आपका मोमेंट आएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम माइनस साइन के साथ लिखे, क्योंकि हमने शुरू में ही ले लिया है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो है उसको माइनस कर दिए। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट के कारण से हॉरिजॉन्टल मेंबर में जो फोर्स अति मोमेंट आएगा वो आपको पॉजिटिव में हमने लिया है। ठीक है, और दोनों को जब हमने कैलकुलेट करके इक्वेट किया तो 0.3043078062 किलो न्यूटन मीटर आपका वैल्यू आया। ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा मोमेंट एट ए होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर के था। हाँ, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 6 नंबर का था। ये आपका सीलिंग है, इससे हमने एक रड को लटका दिया है। ठीक है, एक रड हमने इससे लटका दिया है। ठीक है, रड की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई 10, ये जो 10 मीटर लेंथ का लंबा है। ठीक है, ये पॉइंट जिससे लटका हुआ है ना वो पॉइंट एफ है। ठीक है, और इसका सेल्फ वेट जो है ना, इसका कुछ अपना वजन है जो कि 5 न्यूटन का इसका वजन है। ठीक है, जो पॉइंट सी पे लग रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट इंड पॉइंट पे हम एक जो बी पॉइंट है वो उस पे एक लोड लगा रहे हैं, सॉरी उल्टा लोड लगा रहे हैं। ये तो लोड जब लगाइएगा तो उसका इफेक्ट नीचे की ओर दिखेगा, कितना 30 न्यूटन का जैसे लोड हम लोग बी पॉइंट पे लगा रहे हैं। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है बी एफ यानी एक्स डिस्टेंस, कहा जा रहा है आपको कि ऐसा ये एफ पॉइंट ऐसा चूज कीजिए जो ये आपका रड है ना वो हॉरिजॉन्टल रह जाए, वो आपका क्या रह जाए, हॉरिजॉन्टल रह जाए। तो आपको दो फोर्स दिख रहे हैं, एक 30 न्यूटन का फोर्स आपको दिख रहा है और एक आपका जैसे 5 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है इस पॉइंट के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मोमेंट इधर की ओर क्रिएट करेगा, और जो 30 न्यूटन का फोर्स है उसमें इस पॉइंट से अगर देखें तो उसमें ये इधर की ओर मोमेंट क्रिएट करेगा। अगर हम कहें इसे, अगर ये मेंबर को आप लटका करके एक इधर से बंदा तिर रहा है और एक इधर से बंदा अगर खींच रहा है, तो इसको अगर हॉरिजॉन्टल रहना है तो दोनों तरफ से अगर सेम फोर्स लगा करके खींची जाए, दोनों तरफ अगर मोमेंट सेम हो जाए, जितना इधर से घुमाना चाह रहा है उतना ही अगर इसको इधर से घुमाना चाहे, तब ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ना इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो दोनों तरफ का मोमेंट जो है क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, द मेंबर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल देन, यानी कि इस पे जो टोटल मोमेंट होगा वो 0 आना चाहिए, यानी कि 30 का जो मोमेंट है वो और ये 5 न्यूटन का जो मोमेंट है वो सेम हो जाना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पोजीशन पता लगाना है कि ये 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो कितना डिस्टेंस पे है, आप बी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है ये फाइंड आउट कीजिए। तो ये 5 न्यूटन का जो फोर्स है ये आप रड का अपना वेट है, 5 न्यूटन का जो फोर्स है रड का अपना वेट है, तो वो हमेशा मिडिल में लगता है। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि रड की जो सीजी होती है, रड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पे होता है, तो L/2 पे होता है, यानी कि उसका लेंथ का आधा यानी मिडिल पे होता है। तो 10 मीटर का लेंथ है रड का, तो 5 मीटर पे होगा, यानी सी से बी तक का जो डिस्टेंस हो गया हमारा वो कितना हो गया, ये 5 मीटर हो जाएगा। सी से बी तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हमारा 5 मीटर हो गया। और एक से डिस्टेंस ये है, बी से एफ तक का डिस्टेंस अगर एफ है तो हम कह सकते हैं कि एफ से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा। अब दोनों तरफ के मोमेंट को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक ना, मोमेंट ऑफ 5 न्यूटन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ 30 न्यूटन। दोनों तरफ के मोमेंट जो है बराबर होंगे तभी जो है ये हॉरिजॉन्टल रह पाएगा। तो 5 न्यूटन का जो मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, 5 गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 5 - x। ठीक है, 5 गुना 5 - x, और उधर मोमेंट 30 न्यूटन जो है उसका डिस्टेंस है x, कहाँ से, f से। ठीक है, तो f पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ 5 न्यूटन अबाउट पॉइंट f कर देते हैं, अबाउट पॉइंट f, और मोमेंट ऑफ 30 न्यूटन अबाउट पॉइंट f, अबाउट पॉइंट f, यानी f पॉइंट के अबाउट हम जैसे मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 5 × 5 - x हो गया, और ये जो है आपका हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड विथ x। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 - 5x इज इक्वल टू ये 30x हो जाएगा। आप इसको उधर लेकर के चले जाएं तो आपका आ जाएगा 35x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 बटा में 35 हो जाएगा, 55 - 25 5 × 35 यानी कि 5/7 हो जाएगा। 0 पॉइंट ये हो जाएगा कितना, 7 × 49 यानी कि 7 और 1
और एक हो जाएगा आपका 7 यानी 0.714 न्यूटन, सॉरी न्यूटन बोल रहे हैं, मीटर, 0.71 मीटर आपका डिस्टेंस होगा एक्स की वैल्यू। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो आपको मेन है इस पे सोचना ही बहुत बड़ी बात है। कैलकुलेशन तो आपको 2 लाइन का है, कैलकुलेशन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये आपका सोल्यूशन था। हो गया क्लियर? सर ओके सर, वाला ग्रुप में भेज दीजिएगा तो सोल्यूशन। अच्छा, अब आते हैं हम लोग जैसे 8 नंबर क्वेश्चन, ये लगभग लोग बनाए होंगे। 8 नंबर सर क्वेश्चन उतना भारी है नहीं। हाँ, सर रिजल्ट कब निकलेगा सर, कब लेकर आएगा तो चेक करके? चेक कर करके देखिए, ये हो सकता है कि आपका जब खोल ले उस समय आपका रिजल्ट मिल जाए तुरंत। मंडे को सर। सोमवार के जब हाँ खुलेगा तो मिल जाएगा सर? हाँ, देखिए कितना दिन लगता है चेक करने में, चेक करने के ऊपर ना है। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपका थ्योरी तो है नहीं कि एवरेज मार्किंग करके दे दें। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सबको देखना पड़ेगा तब ना। लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन कॉपी होगा, तो चेक करना पड़ेगा ना बढ़िया से। छुट्टी भी है ना सर, तो छुट्टी में चेक कर दीजिएगा। हाँ, तो छुट्टी है बाबू, तो छुट्टी है तो काम भी तो है। देख रहा है कि छुट्टी है तो हम छुट्टी ले कहाँ रहे हैं? आप लोग के साथ 2 घंटा दिए ना टाइम, कि नहीं दिए? तो कल भी पढ़ाएगा सर? हाँ, कल भी पढ़ाई होगी। कल आपका ये नहीं होगा, कल आपका लेवल 2 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सर इसमें बहुत नेट खाता है सर, दूसरा तो पढ़ाइएगा ना? इससे बहुत नेट खाता है। नेट तो नहीं, नेट कंज्यूम नहीं होना चाहिए इसमें ज़्यादा। पहले 400 शायद 900 MB खत्म हो गया सर। 900 हुआ था, खत्म 900। 2 घंटा होने वाला होगा। आप मेरा 800 कितना खत्म हो बच गया गया सर। टाइम? टाइम कितना हुआ? टाइम 9:30। 9:30 हो गया। डेढ़ बताइए, घंटा में 1.5 घंटा हो में गया। सर, 1.5 घंटा में 50% खत्म हो गया। 50 खत्म बताओ 900 MB खत्म हुआ। क्या करोगे नेट बचा के भैया? अथी कुछ नहीं करेंगे सर। 15 रुपया सर में और जियो का क्लास भी तो रिचार्ज रहता है आता है। सर, कॉलेज का क्लास भी तो रहता है ना। अच्छा, सब आजे हो जाएगा ने, मतलब हाँ, तो आना तो छुट्टी होगा। देखो। छुट्टी होगा सर सर। यूट्यूब सब पे जगह लाइव तो पढ़ा छुट्टी के है। यूट्यूब पे लाइव आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है तो कल क्लास नहीं देंगे, कल परसों क्लास नहीं देंगे हम, जैसे यूट्यूब पे उसको वीडियो बना करके डाल देंगे, आप वहीं से देख लीजिएगा। ये या आपका फिर सर 80, दूसरा पे ऐप पढ़ाइएगा ना सर, और दूसरा ऐप पे? ये दूसरा पे सब पे इतने खाता है यार। आपका तो 1.5-2 लाइव घंटे पढ़ाइएगा। का क्लास, 1.5-2 घंटे का लाइव क्लास रहेगा सर तो गूगल मीट पर पढ़ाइएगा ना, लिंक भेजकर। ऊपर कम MB अच्छा, खाता है। ऐसा नहीं है। 120 ये हो गया आपका 20, ठीक है, और ये भी आपका कितना हो गया? 20, ठीक सर है। यूट्यूब पर आपका अब चैनल बना आपको हुआ है? यूट्यूब पर आपका चैनल बना हुआ है? हाँ, यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है सर, उस पे क्लास भी दिया हुआ है। वो चैनल बना हुआ है, लेवल 1 का क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं। चैनल का नाम क्या है? बोले तो थे, आनंद चैनल का राज नाम तो यूट्यूब सबको। पॉइंट। आनंद राज इजी पॉइंट। अब देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको जैसे A1 x1, A2 x2 और A1 by1, A2 by2 आपको चाहिए होगा। ये सब सबसे बन गया है सर, अब हम लीव कर दे रहे हैं तो। अच्छा, लीव हो जाइए। अगर जिनका नहीं बना है वो देखेंगे, जो जिनका बना हुआ है आप लीव हो जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 हम नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका और भी नाम देते हैं, A B और C D, और एक नाम देते हैं E F G, ठीक है। तो आप जो है सेक्शन 1 को देखेंगे तो A B C D जैसे आपका रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा? तो 120 और 20, यानी कि 120 गुना 20, 12 दूनी 24, 24 पे 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 2400 मल्टीप्लाइड विथ एक्स कोऑर्डिनेट। अगर आप देखेंगे तो इसका आधा, यानी कि 20 का आधा एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, यानी 10, यानी कि 10, यानी कि हो गया 24,000। ये mm³ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस पे A2 x2 पे। A2 की अगर हम वैल्यू देखें तो A2 हमारा कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। 20 इधर है आपका, 80 टोटल था तो 60 हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 12 पे कितना जीरो? तो 2 जीरो, ठीक है। 60 मल्टीप्लाइड बाई 20 यानी 1200 हो जाएगा। अब इनटू में एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो ये आपका 60 है तो 30 हो गया, और ये आपका 20, 30 20 50 हो जाएगा, तो 50, 12 25 60 हो जाएगा। 60 अपे 3 जीरो, ठीक है। ये आपका MM³ अगर A1 बाई 1 की अगर वैल्यू देखें तो A1 आपका कितना है? तो 2400 है, ठीक है, A1। और बाई 1 की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ से ये टोटल 120 है, आधा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 2400 मल्टीप्लाइड विथ 60, तो 24 छक 44 से होता है 144 पे आपका कितना हो जाएगा? 3 जीरो, ठीक है। यह आपका MM³ हो गया। A2 बाई 2 को अगर हम देखें तो A2 हमारा कितना है? 1200 है, 1200 मल्टीप्लाइड विथ
बाई 2 को अगर वैल्यू देखें तो बाई 2 हमारा 20 का आधा यानी 10 हो जाएगा, यानी कि 12 पे 30 mm³ ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, a1x1 प्लस a2x2 और डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a1x1 की जो वैल्यू है वो आपका 24 पे 30 प्लस में a2x2 की जो वैल्यू है 60 पे 30 डिवाइडेड बाई a1 की जो वैल्यू है 2400 1200 3600 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 24 जो से 84 हो जाता है, 84 पे 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3600 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 12 36 62 84 यानी कि इतना हो गया, तो 70/3 इसको कैलकुलेट करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 23.33 आपका जैसे आएगा mm में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, और वहीं अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखी जाए तो a1/1 प्लस a2/2 और डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो a1/1 की जो वैल्यू है वो 144 पे आपका 30 है, प्लस ये 12 पे आपका 30 है, तो ये आप कैलकुलेट करके नीचे आपका 3600 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 5 1 5 6 पे 30 डिवाइडेड बाई 3600 20 से 20 खत्म, अब 12 से ये कटेगा, 12 एकम 12 3 कट जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 एकम 12 12 तिया 36 1 0 इसको काट दीजिए, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से इसको आप पॉइंट में काट दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 43.33 हाँ 43.33 mm जैसे आपका वाई बार की वैल्यू हो गई, यानी कि इसका जो सेंट्रॉइड आया होगा आपका 23.33 mm और 43.33 mm आया होगा, यही इसका आंसर आया होगा। ये हो गया आपका आज का